as all the guests are joining us for the 11th episode of Manav Rachna Happy Times, I would like to welcome all of you. आज सभी वो गेस्ट जो हमारे साथ मानव रचना हैप्पी टाइम्स के 11th एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। ऐसे बहुत से खास गेस्ट हैं, स्पेशली हमारी मीडिया टीम से भी, जो हमारे साथ हमारे हर एपिसोड मानव रचना हैप्पी टाइम्स में हमारे साथ जुड़ते हैं। I would like to thank you because आप अपना valuable time निकाल के you join with us। आज हम सभी को बहुत इंतजार है क्योंकि आज हमारे मिस्टर सुशील कुमार हमारे साथ होंगे। एंड इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चले, I would like to share that मानव रचना हैप्पी टाइम्स की जर्नी मई से स्टार्ट हुई थी एंड पिछले 10 एपिसोड्स में आज तक हम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से बातें कर चुके हैं। वी हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी कि हम आईएएस ऑफिसर से बातें कर चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर यादव के साथ हम बात कर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से भी आर्टिस्ट ज्वाइन किए एंड हमारा लास्ट एपिसोड था जहाँ पर हमने आर्मी से रिटायर्ड 2 लेफ्टिनेंट जनरल से हमने बात किया। The idea of Happy Times was that every week we have one platform where we all come together, we talk about motivation, we talk about inspiration, and we talk about those beautiful aspects of the life of our experts that leave us feeling fresh and feeling absolutely full of energy to go with the recent times. So once again, I would like to welcome all the guests for the 11th episode of Manav Rachna Happy Times. Very soon, we are going to have the legend of wrestling, Mr. Sushil Kumar Solanki, with us. Please continue to be with us, and he would be with us shortly. आज का मानव रचना हैप्पी टाइम्स हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज हमारे पास डिफरेंट स्पोर्ट्स की वर्ल्ड से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। वी हैव पीपल फ्रॉम द आर्मी, वी हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वी हैव फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और आज की खास बात ये है कि हमारे साथ स्कूल्स के बहुत ही प्यारे छोटे और बड़े बच्चे, हमारे मानव रचना के स्टूडेंट्स और हमारे बहुत सारे विलेजेस के जो स्कूल्स हैं वहां से आज बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस जर्नी को, जो कि मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी की बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है। स्पोर्ट्स की दुनिया के वो बहुत ही जाने माने नाम है। तो ये बच्चे आज हमारे साथ मानव रचना हैप्पी टाइम्स के इस एपिसोड में जुड़ेंगे एंड आई एम श्योर दैट हमें नहीं पता कि आज जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनमें से कितने बच्चे जाके आगे अपना और हमारे देश का नाम रोशन करें। सो हम सब इंतजार कर रहे हैं मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी का। थैंक यू वेरी मच कि आप सब ने अपना समय निकाला एंड वंस अगेन यू आर जॉइनिंग अस फॉर मानव रचना हैप्पी टाइम्स।
playing this video. I am sure हम सभी ने हमारे आज के आने वाले गेस्ट मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी की लाइफ के कुछ बेहतरीन मोमेंट्स को देखा। कहते हैं कि विक्ट्री हमेशा हर इंसान के लिए बहुत स्पेशल होती है एंड अगर वो स्पेशली ओलंपिक लेवल की विक्ट्री हो और वो भी 2 बार लगातार, तो वो अपने आप में और खास बन जाती है। तो ऐसी ही कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे आज के आने वाले गेस्ट मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया, जहां पर हम हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाएं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया है, ताकि वो हमारे साथ जुड़कर अपनी जर्नी की कुछ स्पेशल चीजों को शेयर करें एंड हमारे साथ डिस्कस करें, हमें इंस्पायर करें, हमें मोटिवेट करें। मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ये प्लेटफॉर्म सभी लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया है। आफ्टर ईच एपिसोड ऑफ हैप्पी टाइम्स वी गेट अप्रिसिएशन व्हिच कीप्स अस गोइंग, सो थैंक यू सो मच। एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट हमारे आज के मेहमान मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी हमारे साथ ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। वी आर ऑल वेटिंग वेरी ईगरली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी। हमारे साथ आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, स्पेशली स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे मानव रचना ग्रुप के हैं एंड जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, हमारे साथ बहुत सारे विलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। विलेजेस जो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, जो कि मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग है। हमारे साथ बहुत से प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी इज गोइंग टू बी विद अस। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने सवाल भी रखे हैं। वी शुड गिव सम टाइम टू सुशील कुमार सोलंकी जी। आई थिंक वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। पूरे दिन के बाद उन्होंने खास हमारे लिए समय निकाला है। वैसे वो अपने स्केड्यूल के बहुत पक्के हैं, लेकिन सिर्फ मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने मानव रचना हैप्पी टाइम्स के लिए अपने बिजी स्केड्यूल से ये टाइम निकाला है। तो इतना वेट करना तो हमारा उनके लिए बनता है। बिल्कुल, हम अपने गेस्ट का बिल्कुल बहुत अच्छा व्यू देखना चाहेंगे। सो वी आर वेरी हैप्पी टू वेट सो दैट वी कैन हैव द गेस्ट एडजस्ट हिज कैमरा। साथ ही साथ जो गेस्ट हमारे साथ इस जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं और फेसबुक लाइव पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, once again I would like to welcome all the guests to the 11th episode of Manav Rachna Happy Times। मानव रचना हैप्पी टाइम्स के 11th एपिसोड के लिए मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी। आज हमारे साथ आज हमारे साथ रेसलिंग वर्ल्ड के लेजेंड जुड़े हुए हैं। वी हैव मिस्टर सुशील। By the time he is making an adjustment, ताकि हम उनको अच्छे से देख पाए, we should wait for him. आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है जो कि मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी की है, जो कि हम सब सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी अपने विलेज से शुरू करके किस तरह उन्होंने ओलंपिक मेडल्स जीते, एक नहीं बल्कि 2 मेडल्स साथ साथ, और किस तरह उन्हें कितने स्पेशल अवार्ड्स दिए गए। वह एक पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी भी हैं। हम अपने स्पेशल गेस्ट मिस्टर सुशील कुमार सोलंकी जी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। वेलकम कर रहे हैं बहुत कतर में। We are still in the process। इसी के साथ मैं एक बार फॉर्मली इस प्रोग्राम में सुशील कुमार सोलंकी जी का स्वागत करना चाहूंगी। ये मानव रचना हैप्पी टाइम्स का 11th एपिसोड है एंड सुशील कुमार सोलंकी जी हमारे रेसलिंग वर्ल्ड के लेजेंड हैं। हर बच्चा, हर बुजुर्ग बहुत प्यार से इन्हें जानता है और बहुत गर्व महसूस करता है कि आपने इतना अच्छा किया अपने लिए और हमारे देश के लिए।
आपकी जर्नी के लिए हम सब सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सुशील कुमार सोलंकी जी का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हुए मैं बताना चाहूंगी कि ये एक ओलंपियन है, ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, यह पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी हैं। इन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2012 में इन्होंने अपना सिल्वर मेडल जीता लंदन ओलंपिक्स में। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने एक ओलंपिक स्पोर्ट को लगातार एक के बाद एक इन्होंने जीता है। और इसी के साथ साथ 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ऑनर होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ये अवार्ड भी दिया गया। और आज मेरे साथ इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ेंगी मिस शत्रुपा घोष। लेकिन इससे पहले कि हम सर से बातें करें और उनके साथ इस सिलसिले को आगे लेकर चले, मैं चाहूंगी दैट हमारे वाइस प्रेसिडेंट मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अमृत पल्ला सभी गेस्ट का वेलकम करें। थैंक यू ऋतिका। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और मानव रचना परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपने एक ये सीरीज स्टार्ट करी मानव रचना हैप्पी टाइम्स, जिसका बेसिक उद्देश्य ये था कि हम उन लोगों के साथ जुड़े जो लोग खुशी बांट सकते हैं, जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग मोटिवेट हों। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, पिछले 4 महीने से हर तरफ हम सिर्फ नेगेटिविटी, रिसेशन, डिप्रेशन ऐसी ही बातें सुन रहे हैं। और एक खिलाड़ी वो होता है जो हमेशा गिरने के बाद या हारने के बाद अगली बार फिर जीतने की कोशिश करके उसी मेहनत से, उसी उद्देश्य से दोबारा तैयारी करता है। हमने सोचा कि एक ऐसी सीरीज बनाए जिससे कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। 40 मिनट 50 मिनट जो भी लोगों से बातचीत होगी उसमें आपकी जीवन की जो जर्नी रही, बिकॉज जैसे अभी ऋतिका बता रही थी, एक गांव से स्टार्ट हुए और आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका एक वीडियो प्ले किया था, उसमें मैंने देखा देश के हर बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ आपकी फोटो है आज। तो कभी ऐसा सपना, ऐसी मोटिवेशन आज के यूथ को मिलनी चाहिए, पेरेंट्स को मिलनी चाहिए कि वो कैसे उस बच्चे का साथ दे सकते हैं। तो सोचा थोड़ा सा समय ऐसा बनाए जिसमें कुछ अच्छी बातें कर लें, थोड़ा सा हंस लें, थोड़ी सी कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मीडिया से भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारी फैकल्टी भी जुड़ी हुई है, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स तलवार साहब भी मैं देख रहा हूँ, ही इज ऑल्सो ऑनलाइन टुडे। सो मेरी तरफ से और मानव रचना परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋतिका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम एक बार उस वीडियो को दोबारा प्ले करना चाहेंगे ताकि हमारे गेस्ट भी हमारी उस वीडियो जो हमने उनकी जिंदगी के लिए कंपाइल की है उसे देख सके। आपकी बात करनी है, ये तो आपकी बात करनी थी ना, ये मेरी। हाँ वो तो ठीक है मेरा। वो आप नहीं मैं तो आप
अरे बहुत ही खूबसूरत वीडियो है जिसमें आपकी जिंदगी के हर पहलू को हमने छूने की कोशिश की है। बहुत ही सादगी, बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्यारी वीडियो है। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अब सब बहुत करा है आपकी जर्नी के लिए सुनने के लिए, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सतरूपा से। सतरूपा, प्लीज आप अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करें। सुशील जी नमस्ते। आपसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहला प्रश्न ये है, जैसे कुश्ती में पहला ओलंपिक मेडल 1952 में केडी जाधव जी ने कमाया था। 1952 से 2020 तक का 68 सालों में कुश्ती और रेसलिंग एज वी नो एज ए स्पोर्ट बहुत बदल गया है। उस बदलाव के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। मैं सबसे पहले तो मैम आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और रुचिका मैम का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया इसके लिए। मेरी जर्नी के बारे में लोगों को बताने का आपने अच्छा पॉजिटिव बताने के लिए पॉजिटिव कैसे बात होता है, धन्यवाद। तो मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, मेरे पिताजी जो है ड्राइवर रहे हैं, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, अच्छे गुरु के पास हूँ। जो गुरु परम श्री महावीर सरपाल जी हैं, उनके कारण ये चीज संभव हो पाई। और 2008 के बाद मैंने कुश्ती को बहुत बदलते हुए देखा। 2008 से पहले कुश्ती को लोग नहीं पूछते थे, सब ये सोचते थे कि कभी ओलंपिक का मेडल आ ही नहीं सकता है। मगर हमारे जो गुरु थे हमें हमेशा एक ही चीज बताते हैं कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है, ओलंपिक मेडल आप जीत सकते। और उसके बाद मैंने कुश्ती को बदलते हुए देखा, और हर वो एक चीज जो जीवन में कभी सोची भी नहीं थी, वो एक चीज हमने उस मेडल से मेरे को मिली। मैं आपको माध्यम से जितने दर्शक है मैं उनसे कहना चाहूँगा, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए आप रखें, और पॉजिटिव रहें, और अच्छे आदमियों के साथ आप अपना संपर्क रखें, और देश के लिए कुछ ना कुछ करें। तो मैं तो 2008 के बाद बहुत मैंने कुश्ती बदलते हुए गया, दिन और रात का आप कह सकते हैं। पहले मिट्टी में कुश्ती खेलते थे, फिर मैट पे आए। तो हर वो एक चीज कुश्ती ने दी कि कभी सपने में ना सोचा। जी, अगर सॉरी टू इंटरवीन, अगर हम लैपटॉप को थोड़ा आपके करीब ले आए ताकि हम आपको और क्लियरली सुन पाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज आपसे मिलने का सौभाग्य सब बच्चों को और हम सभी को नसीब है। थैंक यू, थैंक यू। सतरूपा, प्लीज कंटिन्यू। अब सुशील जी, मेरा ये जो प्रश्न है दूसरा, उसके पहले मैं एक वाकया बताना चाहूंगी। थोड़े समय पहले की बात है, मेरी बेटी 6 साल की है, तो उसके साथ घर पे 9 साल का एक बच्चा खेलने के लिए आया। तो अचानक से मेरी बेटी बोली कि आजा चल दंगल करते हैं। उस पे वो लड़का पलट के बोला कि कुश्ती लड़ेगी तू मेरे से, आ मैं तेरे को पटकूं। तो जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे ये लगा कुश्ती ऐसी चीज है कि हर बच्चा बड़े होते के साथ उसके साथ संबंध में होता है, या तो पेंच, दांव पेच, पटकना, फिर बड़े होते होते उसके साथ साथ फिर जुड़ जाता है। इट इज इनहेरेंट नेचर ऑफ ह्यूमन। तो मेरा ये प्रश्न है कि कौन सी उम्र से कोई अगर बच्चा जो देख रहा है वो कुश्ती या रेसलिंग, फॉर्मल रेसलिंग की ट्रेनिंग ले, तो क्या एज होगी जिससे वो शुरुआत कर सके? गुड़िया के लिए मैं बहुत आपको भी बधाई दूंगा कि उसके लेकर जो आप कुश्ती की तरफ दिख रहे हैं, तो आप कुश्ती में डालें। आजकल हमारी बेटियां भी कुश्ती के माध्यम से देश की सेवा कर रही है। जैसे साक्षी है, साक्षी ने देश की बहुत सेवा की है। गीता, बबीता, विनेश है, ये 3-4 बहनें हैं, तो उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। तो बच्ची को आप रेसलिंग में डालें। और कुश्ती में बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 12 साल से आप कुश्ती में डाल सकते हैं। 12 साल से 15 साल ये समय ऐसा है कि बच्चे को आप किसी तरीके से किसी की तरफ आप मूवमेंट कर सकते हैं। उसके दिमाग में हर चीज वो जाएगी कि आप दाव सिखाने में बहुत आसानी होगी, वो एकदम से पकड़ेगा। अगर 15 या 17 साल के आसपास आप बच्चे को ज्यादा कुश्ती की तरफ डालोगे तो वो नहीं वो पकड़ पाएगा, क्योंकि दाव सिखाने में भी वो जल्दी से नहीं पकड़ पाएगा दाव। जी शुक्रिया। अच्छा, मेरा तीसरा ये सवाल है, जैसे आपके पिताजी श्री दीवान सिंह और महाबली श्री सतपाल गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके रेसलर बनने के शुरुआती वर्षों में। जाहिर सी बात है कि वो दोनों बड़े ही गर्व महसूस करते होंगे आपकी कामयाबी पे। तो आप जरा उनके रिएक्शंस के बारे में बताइए, जबकि आप पहला मेडल लाए ओलंपिक में, फिर दूसरा। मैं पहले गुरु जी के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि अच्छे गुरु मेरे को मिले।
हम बहुत छोटे छोटे थे, मैं और योगेश्वर था, तो एक ही सेंटर से हमने रेसलिंग की है। योगेश्वर जब यहाँ था जब भी उसका ब्राउन्स मेडल आया। तो मैं आपको बताऊं कि मीडिया से कोई भी लोग आते तो गुरुजी हमें दोनों को आगे कर देते थे और ये बोलते थे कि ये ओलंपिक मेडल जीते वो बच्चे। और जब गुरुजी चले जाते थे तो वो मीडिया वाले भी हंसते थे कि यार महाबली सतपाल जी हमेशा ये एक ओलंपिक मेडल से नीचे बात ही नहीं करते। तो वो बहुत खुश थे। 2008 में वो हमारे साथ ही थे बीजिंग में, और वो बहुत खुश थे कि उनका जो सपना है वो पूरा हुआ। और बहुत ज्यादा खुश थे वो। आप कभी उनसे बात करोगे तो उस मोमेंट के बारे में वो आपको बताएंगे कि वो उनको जीवन की वो हर वो खुशी वो उस मेडल से मिली। और जो वो मतलब बचपन से एक सपना देखते हुए आ रहे थे, खुद मेडल नहीं जीत पाए, ओलंपिक में फोर्थ रहे वो, एशियन गेम्स 82 के गोल्ड मेडलिस्ट रहे वो, वर्ल्ड में अच्छा प्रदर्शन रहा, कॉमनवेल्थ में अच्छा प्रदर्शन रहा। और ओलंपिक मेडल की जो उनकी भूख थी वो हमारे जरिए उन्होंने दिखाई लोगों को। और अपने आप को बड़ा गौरव महसूस मैं करता हूँ कि मैं अपने गुरु के सपने को पूरा कर पाया। ये तो होगी गुरु जी की बात थी। और पिताजी मेरे मध्यम परिवार से था, तो उनका भी यही सपना था कि गुरु जी ने मेरे पिताजी को यही एक चीज बोल रखी थी कि इसको ओलंपिक मेडल के लिए ही हम तैयार कर रहे हैं। तो उनका भी सपना पूरा हुआ और वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए। और मध्यम परिवार से था तो आर्थिक स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी हुई 2008 के बाद। शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा था कि मेडल जीतना और किसी स्पोर्ट में जाना किसी तपस्या से कम नहीं है, मुझे वो बात याद है। रितिका, ओवर टू यू। थैंक यू। और आज क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं एंड वो भी अपने सवाल रखना चाहते हैं, सो पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर दिग्विजय सिंह जी को, वो अपना सवाल रखना चाहेंगे। आप बोलोगे। मेरी ख्याल से मिस्टर दिग्विजय सिंह जी वो अपना सवाल रखना चाहते थे। चलिए, इन द मीन टाइम जब तक कि वो अपना सवाल पूछते हैं, तो सुशील कुमार जी, शत्रुपा ने आपसे ये बात एक बच्चों के खेल के माध्यम से तो पूछी, लेकिन एक फॉर्मल ट्रेनिंग के हिसाब से भी ये जो रेसलिंग का जो स्पोर्ट है काफी सालों तक मेल डोमिनेटेड रहा है। और अब ऑफ कोर्स लेडीज उसमें बराबर की टक्कर दे रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर अगर आप इस पे गौर करना चाहें तो। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारी बच्चियां हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं। चाहे आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, उसमें बहुत अच्छा कर रही है। और मैं तो आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आज बच्चे और बच्ची में कोई फर्क नहीं है, बच्चियां भी हमारे देश का गौरव है। और जब 2016 में हमारे मेडल नहीं आ रहे थे तो हम सब को बड़ा गर्व महसूस हुआ था जब दो बच्चियों ने हमारे देश की नाक रखी थी, पीवी सिंधु ने और साक्षी। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो बच्चियों को आगे लाना चाहिए और वो भी देश की सेवा बराबर कंधे से कंधा मिलाकर वो आज कर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सुशील कुमार जी, वो ये कि किसी भी स्पोर्ट के अंदर स्किल और नॉलेज तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किस तरह से वो अपने माइंड को, किस तरह से वो अपने खेल के मैदान में जब वो प्रेशर को हैंडल करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और खास करके अगर वो कोई खेल या कंपटीशन ओलंपिक लेवल का हो, तो किस तरह से आपने इन चीजों को ओवरकम किया जब आप लास्ट मिनट पर कोई माइंड का प्रेशर हो या साइकोलॉजिकल चीज हो? मैं एक चीज समझता हूँ हमेशा से, मैं जो भी कंपटीशन लड़ता हूँ, हमारे जो गुरुजी हैं वो एक चीज कि आपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर रखी है, आपने अपने कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर रखी है ना, तो प्रेशर आपके दिमाग पे आएगा ही। मेरा मानना ये है। तो आप पहले से ही टारगेट बना के चले कि मुझे वो कंपटीशन खेलना है, तो उसकी प्रिपरेशन ऐसे ऐसे होगी और वो खिलाड़ियों से हमें टक्कर देंगे। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और आप बड़े मजे से और बड़े अच्छा आप रिजल्ट देंगे फिर उस स्थिति में। तो मैं तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे युवा हैं उनसे सबसे बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप जो भी कंपटीशन आप चुने तो उसकी बहुत जोर लगा के तैयारी करें और फ्री माइंड होकर खेलें, तो आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक बताया आपने। इसी के साथ हम जैसे कभी रिकॉर्ड देखते हैं खेल का,
तो हम देखते हैं कि काफी जो ओलंपिक मेडल्स हैं वो मैक्सिमम या तो जैसे हम देखते हैं रेसलिंग में आए हैं और या शूटिंग जैसे स्पोर्ट में आए हैं, और दोनों ही स्किल स्पोर्ट्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री स्किल रिलेटेड स्पोर्ट में थोड़ा बेटर है? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? मेरा मानना अलग है। मेरा मानना ये है कि बच्चे से, चाहे वो रेसलिंग का हो, बॉक्सिंग का हो, या जूडो का हो, किसी भी फील्ड का बच्चा हो स्पोर्ट्स का, आप उससे ओलंपिक से नीचे वो कभी बात नहीं करेगा। एक माइंड सेट सभी खिलाड़ियों का हो गया है। जी पहले मैं नहीं मानता था, 2008 के बाद में बताया कि ओलंपिक स्पोर्ट्स ही बहुत बदला है। मैं कहीं भी जाता हूँ, आप किसी भी गेम में मैं जाता हूँ, तो वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। जब आपके दिमाग में आपकी थिंकिंग ये हो जाती है, आपका टारगेट ये हो जाता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो डेफिनेट ही आप ओलंपिक मेडल टच करेंगे। और आज आप किसी भी फील्ड में आप देख लें, कोई भी गेम आप उठा के देख लें, तो बच्चों से आप बात करेंगे कि वो एक ही चीज कहेंगे कि मुझे ओलंपिक मेडल। जी जी बिल्कुल। हालांकि इस चीज का सपना सब लेकर चलते हैं, लेकिन जब कभी हमने सुना है आप एक ओलंपिक के स्टेडियम में घुसते हैं और चारों ओर लोग होते हैं, तालियां बज रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट थोड़ी तो होती होगी। तो आप उस चीज को कैसे टैकल करते हैं? मैंने बताया ना कि पेपर की अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो पेपर में ही ध्यान रहेगा आपका। आप इधर उधर नकल मारने की नहीं सोचोगे। तो मेरा मानना तो यही है कि आप तैयारी अच्छे से करके जाओ। आपके सामने, आपके आसपास क्या इन्वायरमेंट है, उस पर ध्यान आपका जाएगा ही नहीं। आपका ध्यान आपके काम के तरफ ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं कि खेल के समय कई बार स्पोर्ट्स पर्सन्स को इंजरी भी होती है, चाहे फिर वो रेसलिंग हो या कोई और स्पोर्ट हो। सो इससे रिलेटेड आज हमारे साथ मिस्टर प्रशांत लाखरा जी हैं और वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रशांत जी से। यस मैम। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते जी। सर, मैंने एक सवाल पूछना था। जैसे हम शूटर जो है वो कई कई घंटे पिस्टल लेके खड़े रहा करे, तो हाँ हमारे जी। कंधे में कितना हाँ जी सर। कितना है? मैं मुंडके का। मैं आपसे पहले भी 2012 में जब मिला था, जब आपने कही थी गवांडी अपना वो हाँ जी हाँ जी। विजय के हाँ, साथ वहाँ जयपुर में साथ ही गए थे जब। हाँ जी। पूछो भाई। तो हाँ जी, तो हमारे शूटरों में एक ये दिक्कत बहुत बात नहीं कर ले यार, तू खिलाड़ी है, हाँ तू जी। क्वेश्चन मत कर। ये रिपोर्टर नहीं खिलाड़ी का काम है, काम नहीं नहीं करना नहीं, है, तो मैं टारगेट मिल अपने जाए तो लग जाना। नहीं नहीं, मैं अपने अपने सीखने के लिए आपसे बुझू हूँ। जी मतलब भाई। ये मतलब सब तय होया करे दिक्कत। हमारे कंधे में और गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाया करे, और अगर हम कई कई मतलब साल तय करते रहे तो आगे जाके फिर इंजरी भी हो जाया करे। तो हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें कि जो दिक्कत है हम चाहे 30 साल भी शूटिंग कर ले और ऐसी कोई इंजरी ना हो हमारे। मैं उसमें तो आपने बताया छोटे भाई, आप उसमें ना पता क्या करो, मैं रोप्स करता हूँ, मैं रस्से करता हूँ, 150 रस्से करता हूँ। तो हाँ दिक्कत जी। मेरे भी हो जाती है। ओलंपिक से पहले मेरे हाथ का ना पीछे से फट गया था। हाँ जी। तो उसको रिकवरी के लिए आप एक अच्छा फिजियो आप रखो साथ में, आप ट्रेनिंग अच्छा। करो, उसके बाद रिहैब करो। हाँ जी। अच्छा, आप रिहैब। हाँ, रिहैब आपका ठीक ठाक है तो चोट भी आपको नहीं लगेगी, इंजरी नहीं ठीक। होगी। आप है ना, जब भी आपको इंजरी होगी, चाहे तो आपका ध्यान आपके गेम में नहीं होगा, या हाँ जी। आप ने ओवर कर रखा हुआ कोई चीज, हाँ जी। हाँ जी। तो ओवर ना करें, चीज को समझ के उतनी हाँ ही जी। चीज करें जितने की जरूरत है। जब भी आप परफॉर्मेंस भी अच्छा दे पाओगे और इंजरी से बचे। हाँ जी। अच्छा, मैंने आपके ऊपर 2 लाइन लिखी है, मैं वो सुना दूं जरा। रे देखो देखो आ गया शेर, कर दे एक दाव में दर्जन ढेर, हाथा में इनके जान है, ते कुश्ती के भगवान है, जो कोई एक बार ना कर पाया वो दोनों बारी पा लिया, लाके देश अपने भारत माँ के गढ़ में सजा दिया। बॉम्बे वाले पकड़ेंगे इतने। हाँ जी। धन्यवाद, ये बॉम्बे वाले ले जाए पकड़ के। नहीं, ये बॉम्बे मैंने बॉम्बे बॉम्बे जा सकता है बॉम्बे। थोड़ा सा देखते हैं आपके ऊपर थोड़ा सा इधर। धन्यवाद धन्यवाद छोटे भाई। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ शत्रुपा प्लीज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपकी एक बहुत बढ़िया आदत पता चली है हमें कि आप कहीं भी होते हो, सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे आपने वर्कआउट या एक्सरसाइज करना ही करना होता है। इतना कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तो गाड़ी रुकवा के इन 2 वक्त पे एक आसपास ठीक ठाक सी जगह देख के आप कसरत करते हैं। यहाँ तक कि खेतों में भी जाकर आपने कई बार एक्सरसाइज वगैरह किया है उस टाइम पे। मतलब वो टाइम छूटना नहीं चाहिए। तो अभी का जो यंग जनरेशन है, हाँ जी सर, आप बता रहे थे कुछ। मैं एक ही चीज कहता हूँ मैम, ये जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी यही बात मैं कहता हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत जी करनी है, मैंडेटरी है आपके लिए। आप अपनी काम को अच्छे से नहीं रखोगे तो काम आपको पीछे छोड़ देगा। तो आप अपने जी काम को अच्छे से रखें, जो गुरुजी से आपको आदेश, आपके कोचेस से आदेश है, उसको आप पूरा करें। और मैंने बताया ना कि पेपर की तैयारी अच्छे से रखो, आपको हाँ कभी जी, परेशानी हाँ नहीं, जी। परेशानी नहीं होगी। तो वही मैं तो कोशिश करता हूँ कि कहीं भी होता हूँ तो अपने शेड्यूल को मैं पूरा करने की कोशिश करता इससे आपकी डेडिकेशन पता लगती है। तो अभी की जो यंग जनरेशन के साथ आपको पता है जिम, और जिम के साथ साथ कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं ताकि जल्दी से शॉर्टकट में थोड़ी सी बॉडी वॉडी बन जाए। तो ऐसे जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि खेल को और अपनी बॉडी को सीरियसली लेना चाहते हैं? हूँ। मैम, बॉडी आप एकदम से बनाओगे तो वो भी चीज ठीक नहीं है। जी हर बिल्कुल। चीज में धैर्य होना चाहिए। जो एकदम से चीज मिलती है तो वो एकदम से पीछे भी चली जाती है। तो हर चीज में धैर्य रखें और जो एक रूटीन है उसको फॉलो करें और गलत चीजों से बचें। जब भी आप अच्छा भी कर पाएंगे और लंबे समय तक कर पाएंगे। ये खूब कही कि लंबे समय के लिए डेडिकेशन और प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ सुशील जी, मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस नीरू। ये द आउटलुक मैगजीन से है, शी इज अ जर्नलिस्ट। वो आपसे एक सवाल पूछेंगे। हाँ मिस नीरू, ओवर टू यू। नीरू जी, नमस्कार। मैं नमस्ते। नीरू, कैसे हैं? वीक मैगजीन से, आउटलुक नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही के 4 महीने आपके कैसे कटे? आप कैसे देखते हैं? पहलवानों की अच्छी तैयारियां हो रही थी ओलंपिक्स के लिए 4 महीने से। एक तो कुश्ती एक कांटेक्ट स्पोर्ट भी है, तो ये सबसे आखिर में जाके अगर इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा कि कैंप लगेंगे या जो भी है, अभी तो लग नहीं रहा कि लगेंगे, तो ये एक तरह से ये मुश्किल पैदा करेगा प्रेपरेशंस में पहलवानों के लिए, या आपको लगता है ये सही भी है कि कहीं मैम जो जिनको इंजरीज से रिकवर कर पाएंगे? मैम ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसा माहौल है। मैं सभी जगह बात होती रहती है। मेरा कोच है वो रशियन है, तो गुरुजी ने भी लगा रखा है मेरे को, कमल है। तो वहाँ उनसे भी बात होती रहती है। तो वहाँ भी कोविड से कई पहलवान कोविड की चपेट में आए हैं वहाँ पे भी। तो मैंने तो ये 4 महीने बड़ा एंजॉय किया है, फैमिली के साथ टाइम दिया है, क्योंकि इतना टाइम बाहर रहते हैं तो फैमिली को भी टाइम दिया। और मैंने दोनों टाइम अब यहाँ पे ट्रेनिंग भी की है। जैसे हमारी भारत सरकार की एसओपी है, दिल्ली सरकार की एसओपी है, उसके को देखते हुए डम्मी के साथ रोप्स या अपने चिनअप्स, तो इसी तरीके से सबने ट्रेनिंग की है। तो मैंने और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा सभी जब भी रेसलरों से मेरी बात, उन्होंने भी उनको सबको यही एक चीज की एडवाइस की थी कि ये 4-5 महीने आपकी आवाज में कोई सुशील जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैम इसलिए नहीं आ रही, ये जो भाई साहब है ना, ये वो लगा देते हैं इसको आखिरी माइक का के कट गया थोड़ा सा, जो आप बोल रहे थे कि ये 4-5 महीने जो हैं उसके बाद हमें नहीं आई कोई आवाज। तो वो एकदम उसी के पहले ही उन्होंने लगा दिया। मैंने मना भी किया था। ये जो 4-5 महीने में मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। मैंने फैमिली को पूरा टाइम दिया, फैमिली के साथ रहा। और मैं तो सभी से एक ही चीज कहता हूँ कि ये जो 4-5 महीने हैं इसमें बस आप ठीक ठाक रहें और हमें परफॉर्मेंस बढ़ाने के, क्योंकि आदमी के हाथ में होती है, खिलाड़ी के हाथ में होती है। जब आपको परफॉर्मेंस पीक देनी होती है तो आप ये जब भी माहौल ठीक हो, जब आप जान लगाएंगे तो आप पीक पे पहुंच जाएंगे। जो आपकी जो ओलंपिक का गोल है उसको ध्यान में रख के आप कर पाएंगे ट्रेनिंग। मगर ये 4 महीने सब डिस्टर्ब भी रहे हैं और परेशान भी रहे हैं कि यार ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, घरों में कैद है। तो मगर सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसी है, तो वो चाहे हंस के आप उसको निकालो या आप रो के निकालो, तो मैं तो हंस के करता हूँ हर चीज।
इसको भी मैंने तो एंजॉय किया। थैंक यू। थैंक यू। और इसी के साथ हमारा आपसे एक सवाल है सर, एक क्यूरियोसिटी है। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर बेहतरीन सारे रेसलर्स हरियाणा से होते हैं, और अगर हम ट्रैवल करें हरियाणा में, तो जब हम विलेजेस में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ज्यादातर लोग फौज भी ज्वाइन करते हैं। तो ये दोनों ही चीजों का क्या राज है आपकी समझ से, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, हम जब देखते हैं कि ज्यादातर जो रेसलर्स हैं वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, और अगर हम थोड़ा सा और आगे ट्रैवल करके देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हर विलेज से कोई ना कोई इंडियन आर्मी जरूर ज्वाइन करता है। तो ये दोनों ही चीजों के पीछे क्या बात है? सबसे पहले तो मैं आर्मी के बारे में बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो ये उत्तर भारत है ना, जितना भी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, हरियाणा के आसपास लगते हुए बॉर्डर है, वो सब लोग बड़ा एक मजबूत से लोग हैं, और वो सब लोग ये चाहते हैं कि हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो इसलिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। और आपने देखा होगा कि आर्मी में ये उत्तर भारत के लोग सबसे ज्यादा। और रेसलिंग में तो मैं कहूँगा कि आज पूरे देश में हर जगह से रेसलर आ रहे हैं। मणिपुर से भी एटलीस्ट लड़कियां हमारी बहुत अच्छा कर रही हैं। ये नहीं कह सकते आप कि आज हरियाणा से ही आ रहे हैं। हरियाणा से आते थे रेसलर और अभी भी आ रहे हैं, मगर हरियाणा के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो सभी जगह से, कर्नाटका से, सभी जगह से अब खिलाड़ी आ रहे हैं रेसलर। जी। इसी के साथ हमारे साथ कर्नल रांगी जी हैं, जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और वो बहुत उत्सुक है आपसे एक सवाल पूछने के लिए, और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कर्नल रांगी जी से कि वो अपना सवाल रखें। सुशील जी नमस्कार। सर नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आज युवा पीढ़ी के एक बहुत ही अच्छे रोल मॉडल और मार्गदर्शक हो। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है अपने ग्रामीण आंचल से निकल करके आपने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, हमारे इलाके का नाम रोशन किया। बहुत खुशी होती है और हम आप पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है सर। अरे साहब, और एक जो छोटा सी बात जो मेरे मन में हमेशा रहती है कि जैसे ही हमारे गांव देहात से लोग अच्छा करके बाहर निकलते हैं या किसी स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को या अपने परिवार को शहर की तरफ, अपने गांव से जो उनकी जड़ें हैं वो निकाल करके अच्छे पंख लगा करके आसमान की तरफ या बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी ये चमचमाती हुई दुनिया की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने दोनों बच्चों को भी आपकी तरह ही एक महान योद्धा बनाएंगे। आशीर्वाद चाहिए सर, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो सब चीज अच्छी होगी। गुरु जी के साथ रहते हैं वो, इतना तो गुण आ जाएगा। दोनों, नाना भी पहलवान है, पापा भी पहलवान है, कुछ तो आएगा। दादा ने भी पहलवानी की तो कुछ तो गुण आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने मैंने कहीं पढ़ रहा था अखबार में कि भाई कोई आपको शराब या विज्ञापन के लिए किसी कंपनी ने आपको ऑफर दिया था, कुछ बड़ी रकम दी थी और आपने उसको मना कर दिया कि भाई ये कारण था सर। जैसे आप लोग ठीक ठाक हो तो आगे ही ठीक ठाक रख सकते हो। ये बात बोल सकते हो कि भाई आप लोग ठीक रहो। किसी ने पलट के ये बोल दिया कि भाई अपने आप तो शराब बेच रहा है और मेरे को बोल रहा है कि तू ठीक रहे, तो इसी कारण सर। और वो गुरुजी का आदेश था। मैं हर चीज गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी ये चीज मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है। बड़ों का एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है तो और चीज अच्छा करने का हमें मौका मिल जाता है। तो वही एक कारण रहा सर कि लोगों में अच्छा मैसेज जाए, हमारे युवाओं में अच्छा मैसेज जाए कि ये चीजें ठीक नहीं। बहुत अच्छा लगा। मैं ये खबर पढ़ करके बहुत खुशी हुई। हमने महसूस किया आम तौर पर कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं, दूसरे खेल वाले या सिनेमा स्टार्स हैं, उनको जहाँ पर भी थोड़े बहुत भी कहीं पर भी कहीं से भी इस तरह के विज्ञापन मिलते हैं तो वो मौका नहीं छोड़ते। लेकिन आपने समाज के लिए और खास करके हमारे ग्रामीण आंचल के बच्चों के लिए, देहात के बच्चों के लिए एक बहुत ही, खास करके इस माहौल में जब लोग बच्चे ड्रग्स की तरफ और शराब की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, ऐसे में आपने इस विज्ञापन को नए लेकर के बहुत अच्छा काम किया। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू कर्नल रांगी जी। और इसी के साथ हमारे साथ अब
मिस्टर दिग्विजय सिंह जी ने ज्वाइन कर लिया है एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि वो अपना सवाल आपके सामने रखें। राम राम पहलवान जी, कैसे हैं? जी राम राम जी भाई जी, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। काफी बात हो रही थी यंगस्टर्स की, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप आए स्पोर्ट में बहुत साल पहले, आप शुरुआत की अपने जूनियर लेवल से, आप हर एज ग्रुप पे जीतते गए, वो क्या चाहिए एक खिलाड़ी को सुशील की वो मेंटेन करे वो राइट फ्रॉम अंडर 17, अंडर 14 राइट अप टिल ओलंपिक लेवल? और क्या आपको लगता है आज की जो जनरेशन है हमारे देश में, वो जो आप लोगों को इतने साल लग गए, आपको लगता है कि आज वो हट गया है, आज हम डायरेक्टली जूनियर लेवल से सीधा ओलंपिक लेवल तक जा सकते हैं जिस तरह बाकी कंट्रीज में, जैसे रशिया हो या अमेरिका हो, उस तरह की? दिग्गी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको। आपने हर चीज देखी है, ओलंपिक भी दोनों कवर किए हैं, आप थे वहां पे। मैं एक ही चीज हमेशा आप लोगों को भी बताता हूँ, आपके माध्यम से आज फिर बता रहा हूँ कि आप कैडेट में मेडल जीतते हो तो उसको वहीं छोड़ दो। जीत लिया आपने, अब आगे का टारगेट आप रखो। आपने जूनियर में जीत लिया तो जूनियर को छोड़ के फिर सीनियर पे ध्यान रखो। तो इसी मेरा जो मानना था हमेशा वो यही था कि एक चीज आपको अचीव कर ली है तो उसको छोड़ो, आप अब दूसरे के लिए तैयारी करो, उसको भूल जाओ कि आपने ये जीत रखी। और यही कारण रहा कि मैं लंबी पहलवानी भी कर पाया ना। लोगों ने तो 2008 में ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि 2008 में ओलंपिक मेडल आ गया, बहुत बड़ी बात होगी, 56 साल के बाद आप हार जाओगे तो ये होगा। मगर स्पोर्ट्समैन हारना और जीतना उसका काम है, और हारूंगा तो जीतूंगा भी। और उसके बाद हारा भी 2008 के बाद, मगर उसके बाद बहुत चीजें अचीव की। और एक चीज मेरे को पता लगी कि 2008 के बाद कि हम मेडल कैसे जीत सकते हैं ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में। तो वही एक कारण रहा कि एक टारगेट को छोड़ के जो खत्म हो गया, तो आगे जो एक टारगेट है उसको टारगेट बनाया और अच्छा करने की कोशिश की। और एक अच्छी इन्वायरमेंट आपके साथ है, अच्छी कोचिंग आपके साथ है, आपके साथी आपके अच्छे साथ है, और हर चीज से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप अच्छा कर पाओगे डेफिनेटली। मैं इसलिए भी पूछना चाहता था क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम देख रहे हैं, वो आपके साथ का लड़का था 18-19 साल की उम्र में जब वो मेडल ले रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो आपको इतने साल लगे, तो आपको लगता है वो गैप जो है एक टेक्नो जो अभी वो चीजें बदल रही हैं। आप देखोगे दिग्विजय भाई, ये चीजें बदल रही हैं। अभी जो हमारे दीपक पुनिया है, उन्होंने जूनियर के होते हुए मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। तो वो चीजें अब आ गई हैं। अब हमारे जो खिलाड़ी है वो ये सोचते नहीं कि मैं तो जूनियर का ही हूँ तो मुझे जूनियर में ही खेलना है। नहीं, वो जूनियर के होते हुए सीनियर में भी ये कोशिश करते हैं कि मैं सीनियर में भी अचीव करूँ। तो वो चीजें अब हो गई है स्टार्ट, अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। एक और चीज मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि बहुत सारे हमारे खिलाड़ी दोस्त हैं आपके और हमारे, सबके अलग अलग एक टाइप ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं। बट मैंने कभी पहलवानों को, मैं इतने साल आप लोग के साथ स्पेंड भी किया, आप हैं योगेश्वर, बजरंग, विनेश, बट मैंने कभी भी पहलवानों को उस तरह से अनवाइंड करते हुए नहीं देखा। क्या आप लोग एक्चुअली करते हैं? क्योंकि जब भी आपसे मिलते हैं बात करने के लिए, तो बातचीत के दौरान भी आप अपने सेट एक्सरसाइज करते रहते हो। तो जो सीनियर पहलवान होते हैं, वर्ल्ड चैंपियन जिससे आप हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है या बाकी भी, आप लोग अनवाइंड कैसे करते हो, रिलैक्स कैसे करते हो? एक संतुष्टि हो जाती है भाई कि आप अपनी, मैं तो रिलैक्स जब हो जाता हूँ जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जो मेरा शेड्यूल है वो पूरा हो जाता है, और एक अच्छा सा अनुभव अंदर से आता है कि हाँ मेरी जो आज की चीजें थी वो पूरी हुई, तो उससे बड़ी संतुष्टि होती है। तो इसी अगले दिन के लिए टारगेट बना लेता हूँ फिर से। तो मैं तो इसी में संतुष्ट हो जाता हूँ और इसी में रिलैक्स हो जाता हूँ कि हाँ मेरे जो आज का काम था वो पूरा होगा। कोई मेरे को ये टोकने वाला नहीं है कि भाई सुशील आज आपने ये चीजें, तो मैं तो उससे बड़ा संतुष्ट होता हूँ। ये दिमाग पे बर्डन ना हो कि कोई एक आदमी आके मुझे टोक दे कि ये चीज आप, कोई गाना नहीं, ये आपने देखा है, कोई आपने रह के भी देखा है, आपने रह के भी देखा है दिग्विजय भाई साथ में, और बस उसी में संतुष्टि होती है। और बचपन से इसी तरीके से रहे हैं तो अब बदलना बड़ा मुश्किल है। जी चलिए, शुक्रिया, नमस्ते। Thank you, Mr. Singh, for your wonderful question. सुशील जी, अब ओलंपिक से आके अब थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी।
मैं अपना कैमरा लेके, जब मैं आपसे मिलने गई थी, कैमरा लेके रेडी थी कि अब सुशील जी गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी चलाएंगे और मैं एक फोटो लूंगी। आप जाके सीधा पीछे बैठ गए, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे ही नहीं। लेकिन आपको गाड़ियों का शौक भी है, हमने सुना है कि आपको बहुत गाड़ियों का शौक है, पर गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं है, मेरे को आती नहीं गाड़ी चलानी। आपने कभी सीखी नहीं, सीखने की कोशिश नहीं करी? आपको मुझे चलाने ही नहीं देते, क्योंकि मैं बताऊं कि हमारे साथ में जो रहते हैं भाई, वो जी। हमेशा कोशिश करते हैं कि ये एक ही काम करता रहे, अपना काम अच्छे से कर ले, ये वही तो बस इसी कारण गाड़ी कभी सीखी नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। जी, शुक्रिया। Now I would like to invite Mr. Vinayak from the Tribune. Vinayak जी, आप अपना प्लीज क्वेश्चन सुशील जी से पूछिए। In the meantime, agar we'll come back to Vinayak ji again. In the meantime, आज हमारे साथ मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जुड़े हुए हैं। उनका नाम है मिस्टर सरकार तलवार। वो फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं and he was also the coach of the junior Indian cricket team who won the World Cup in 1996. और वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रिटायर हुए थे मानव रचना ज्वाइन करने से पहले। तो अब मैं स्वागत करूंगी हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर सरकार तलवार जी का, वो अपना क्वेश्चन रखें। नमस्कार सुशील जी। सर नमस्ते, आशीर्वाद है सर आप लोगों का, मुझे नमस्ते मत करो सर, आशीर्वाद दो आप। हाँ जी, मैं मानव रचना की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और अगर आप देखा जाए तो 116 साल की ओलंपिक हिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े एथलीट हुए हैं। आशीर्वाद है सर आप। जिसने बैक टू बैक 2008 और 2012 के अंदर 2 मेडल जीते और 2010 में आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। थैंक यू सर। ये जो जर्नी है आपकी, वो एक बहुत ही सामान्य और माननीय, जिसके लिए देश बहुत ही प्राउड आपके ऊपर, और हम सब तो है ही हैं, जो हम सब बाकी एथलीट है बहुत बड़ों का आशीर्वाद चाहिए सर आप लोगों का। जी, वो तो हमेशा ही है। और आपकी जो इच्छा है, आपने 2016 में, और मैंने अभी पढ़ा है कहीं पे 2021 में भी आप टोक्यो के अंदर इच्छुक रखते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो आपकी, मेरा एक सवाल है आपसे, जो इतनी बड़ी लंबी जर्नी है, 98 में आपने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उसके बाद अब 2021 तक की आप, हम सोच रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अंदर आप कैसे मोटिवेट रहे आप और बिना इतना इंजरी फ्री रहे? मैंने देखा है कि बहुत सारे एथलीट 8 या 10 साल में बर्न आउट हो जाते हैं, पर आप तो आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं जितना मैंने जब आपसे 2006 के अंदर मिला था, वैसे की वैसी। इसका कारण क्या है? सर मैं एक ही चीज, एक तो मैं कोशिश करता हूँ सर, मैंने बताया ना कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ सर, कि अच्छा गुरु के पास हूँ, अच्छी फैमिली, माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने, साथ में जो साथी रहते हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फिर शादी होगी तो वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया कि आप करिए। तो फिर छोटे बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, वो भी कभी ठीक है करो पापा कर रहे हैं, तो कोई इतना वो नहीं कि डिमांड है किसी चीज की। तो बहुत मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को फ्री माइंड रखा गया मेरे सपोर्ट्स के लिए कि आप रेसलिंग, और हमेशा यही रहा कि एक मेडल मैंने जीता, उसके बाद फिर मैं गुरुजी से सलाह लेता कि मुझे खेलना चाहिए, तो गुरुजी हमेशा एक ही चीज कहते हैं, जब तक आपकी बॉडी फिट है तो आपको खेलना चाहिए, उसके बाद करना क्या है आपको। तो बस यही एक मोटिवेशन रहता है सर, कि जब भी फिट होता हूँ और जब भी तैयारी में होता हूँ तो कुश्ती खेलता हूँ सर, मुझे अच्छा लगता है। तो आपका ये जो हमारे यंग स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको क्या एडवाइस है आपको कि कैसे इतना लंबा कैरियर, कैसे वो अपने आप को फिट रखे, फिजिकल फिट रखे और मेंटली अपने को अलर्ट रखे? आपका क्या? मैं आपके माध्यम से सर एक ही चीज कहूँगा अपने युवाओं से, कि अच्छे कोच के पास आप हैं, अच्छा एनवायरनमेंट आपके आसपास है, और आपको लेना चाहिए वो, क्योंकि आप क्रिएट कर सकते हो वो चीज।